आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल। सेल साइकिल दो स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है इंटरफेस, इसको रेस्टिंग फेस भी कहते हैं, यह 23 घंटा चलता है। दूसरा फेस होता है एम फेस, यह 1 घंटा चलता है। माने कि एक चक्र कंप्लीट होने में कोशिका का 24 घंटा लग जाता है, मतलब एक दिन में जो है पूरे कोशिका का चक्र कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए इसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि इंटरफेस में जो है 3 अलग अलग स्टेप होता है। अब ये तीनों अलग अलग स्टेप पूरी तरह से कंप्लीट होने के लिए इसको 23 घंटा लग जाता है, जबकि एम फेस में मात्र 1 घंटा लगता है। यहाँ पे आप इस प्रकार से समझिए, जैसे कि आप साल भर एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको 3 घंटे एग्जाम लिखने के लिए आपको साल भर जो है तैयारी करना पड़ता है। उसी प्रकार से कोशिका का एक कोशिका से टूट के 2 कोशिका बनने के लिए उसको जो है 23 घंटा तैयारी करना पड़ता है। उसके बाद जो है वो 1 घंटा में ही टूट के अलग हो जाता है। ठीक है, अब इसको जो है इंटरफेस को हम अलग अलग स्टेप जो है, इसके 3 अलग अलग स्टेप है, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ये जो है डीएनए रेप्लिकेशन की पूर्व अवस्था है, माने कि डीएनए रेप्लिकेशन अभी तक हुआ नहीं है, उसके लिए अभी तैयारी कर रहा है। तो यह जो है पूर्व अवस्था है, इसको बोलते हैं गैप ऑन फेज। यह सबसे लंबी अवस्था होती है। इस अवस्था में प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस होता है। अब प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस का मतलब क्या है कि इसमें जो मटेरियल पहले से है वो जो है मतलब कि सिंथेसिस होके वो ज्यादा हो जाते हैं, ताकि जब विभाजन होगा तो वो दोनों कोशिका में बराबर बराबर हिस्सा में बांट सके। उसके बाद दूसरा फेस है एस फेस। एस फेस को बोलते हैं सिंथेसिस फेस। यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, सेंट्रोसोम का सिंथेसिस होता है और सेंट्रियोल का सिंथेसिस होता है। यह चीज जो है आगे जब कोशिका विभाजन पढ़ेंगे वहां पे ये इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, एस फेस में जो है डीएनए का सिंथेसिस होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि डीएनए का सिंथेसिस किस फेस में होता है, तो एस फेस में होता है। ठीक है, उसके बाद जो है G2 फेस, इसको गैप 2 फेस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डबलिंग होता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट कोशिका में जो है पहले से जो होता है जितनी मात्रा में, वो फिर डबलिंग होके उसका डबल हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। ठीक है, और ये जो है एम फेस के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जो है पूरी तरह से साल भर जो है मेहनत करके हम एग्जाम लिखने के लिए अब तैयार है। अभी जो है हमको जो है एग्जाम हॉल में जाना है, 3 घंटे का भी पेपर लिखना है। तो 3 घंटे का पेपर आप इसको इस प्रकार से समझिए कि अब जो है कोशिका अब एग्जाम लिखने जाएगा, अब एम फेस में जाएगा। एम फेस कितने समय तक चलेगा, 1 घंटा तक चलेगा। और एम फेस में ही समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कंप्लीट होता है। समसूत्री कोशिका विभाजन किस कोशिका में होता है, ये कायिक कोशिका में होता है। कायिक कोशिका माने कि सिंपल सेल है ना, जिसमें जो है कुछ जो है दूसरा मतलब कि कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें नहीं है। इस प्रकार के कोशिका को हम क्या बोलते हैं, कायिक कोशिका। जैसे हमारे पूरे बॉडी में जो है कायिक कोशिका होते हैं, है ना। जो जनन कोशिका है वो अलग है, वो जो है प्रजनन का काम करते हैं। जो प्रजनन में जो कोशिका मतलब कि योगदान करते हैं, जो है इन्वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं जनन कोशिका। और जो कोशिका हमारे जिससे हमारे पूरा बॉडी बना है उसको बोलते हैं कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका में जो है विभाजन होते हैं उसको बोलते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन। जैसे आप लोग जो है कहीं पे गिर गए, हाथ कट गया, पैर कट गया, वो 2-3 दिन के बाद तुरंत वो जो भर जाता है, तो उसमें जो है समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। और जब जो है भ्रूण बनना है, जब प्रजनन होता है, बच्चा बनता है, तो उसमें जो है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, जैसे कि पेड़ पौधे में जैसे बीजों का बनना, तो बीजों का बनना ये भी एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन का परिणाम है। ठीक है, अब इसको जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पढ़ेंगे। पहले वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन, और दूसरा वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। पहले हम लोग पढ़ेंगे समसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन को इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस। समसूत्री कोशिका विभाजन भी 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब है केंद्रक का विभाजन। जब केंद्रक एक से टूट के 2 भागों में विभक्त हो जाता है उसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य क्या है कि जब कोशिका के अंदर केंद्रक के चारों ओर जो द्रव्य रहता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो पहले केंद्रक का विभाजन होगा, उसके बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। कोशिका जो केंद्रक का विभाजन होगा ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले होता है प्रोफेस, दूसरा है मेटाफेस, तीसरा एनाफेस और चौथा टीलोफेस। तो चलिए पहला है प्रोफेस।
तो प्रोफेस में क्या होता है, प्रोफेस में ये जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये कोशिका है, कोशिका के अंदर जो सबसे बड़ा वाला भाग दिखाई दे रहा है न्यूक्लियस, इसके अंदर क्या है, ये क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, ठीक है। अब ये गुणसूत्र जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, भूरा हो जाता है और मोटा हो जाता है, ठीक है। और इसके जो कॉइल है, जो एंटी क्लॉकवाइज कॉइल था, ठीक है, वो धीरे धीरे जो है खुलने लगता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे बड़ा भूरा मोटा हो जाता है और इसके कॉइल जो है धीरे धीरे खुलने लगता है। ये इसी प्रोफेस के अंतिम अवस्था में क्या हो जाता है, इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है चारों तरफ से, ये भी धीरे धीरे जो है ब्रेक डाउन होता है, मतलब कि ये भी धीरे धीरे गायब होने लगता है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेस के बाद कहाँ चला जाता है, जो है मेटाफेस में चला जाता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो जाता है और जितने भी गुणसूत्र हैं वो जो है बीचों बीच जो है स्थिर हो जाता है। और इसमें जो दोनों साइड जो सेंट्रोसोम रहता है, ठीक है, ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर इसमें फंसा देता है। स्पिंडल फाइबर आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये एक रस्सी जो है ये फेंक देता है, जो कहाँ पे आके फंसता है, सेंट्रोमियर में, ठीक है। जो ये दो भाग है, दो भाग के बीच में सेंट्रोमियर रहता है, तो ये रस्सी कहाँ पे आके फंसता है, सेंट्रोमियर में फंसता है। और इधर ये जो सेंट्रोसोम है ये भी रस्सी फेंका तो यहाँ पे आके फंसा है, ठीक है। मतलब एक गुणसूत्र के दोनों साइड से रस्सी फंसा हुआ है, इसी रस्सी को बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि स्पिंडल फाइबर का निर्माण किस अवस्था में होता है, तो मेटाफेज में होता है, ठीक है। इस अवस्था में क्रोमोसोम को आप अगर सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको छोटा और मोटा दिखाई देता है। तो ये जो है क्रोमोसोम की अगर अध्ययन करना है तो ये अवस्था सबसे बेस्ट रहता है, ठीक है। इस अवस्था में आप जो है अच्छे से इसका अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो मेटाफेज का कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है किस फेज में आता है, एनाफेज में। एनाफेज में जो है अब देखिए यहाँ पे रस्सी फंस गया है, अब ये धीरे धीरे खींचता है, ठीक है, ये जो है अपने ध्रुव की ओर खींचता है और ये बीच से टूट जाता है, टूट के एक भाग ऊपर चला जाता है, एक भाग नीचे चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिखाई देंगे कि यही गुणसूत्र जो है आपको वी, एल या फिर आई के आकार में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये जो है दोनों ध्रुव की ओर गति करते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद लास्ट फेज है टीलोफेज, ठीक है। तो टीलोफेज में जो है आप देखेंगे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे जो है गायब हो गया था, धीरे धीरे यहाँ पे फिर से बनने लगता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगता है और जो क्रोमोसोम है ये अपना पहचान खो देता है, ठीक है। यहाँ पे पहले पहचान बनाया था, मतलब कि छोटा हुआ था, मोटा हो गया था, अब यहाँ से फिर से जो है लंबा हो जाता है और अपने आप जो है कॉइलिंग चालू कर देता है, ठीक है। ये पुनः जो है पूर्व अवस्था में चले जाता है और इसमें इसके बीचों बीच क्या बन जाता है, सेल प्लेट, ठीक है। अब ये जो है दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित होने के लिए तैयार है। अब इसमें केवल किसकी जरूरत है, अब केवल कोशिका द्रव्य की जरूरत है। तो अब ये कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद कोशिका किधर चला जाता है, कोशिका द्रव्य के विभाजन के लिए। इस प्रक्रिया को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के बाद कंप्लीटली जो है एक कोशिका से टूट के जो है दो अलग अलग कोशिका बन जाते हैं। तो ये हमारा जो है समसूत्री कोशिका विभाजन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन क्या है, ठीक है। उसमें जो है कुछ विशेष प्रकार के कोशिकाओं में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। उसको हमने नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कर लीजिए।